तो हम लोग देख रहे थे धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें आज देखना है, ठीक है। यहीं से शुरू करना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अनुच्छेद हैं आपके 25 से लगा के 28, ठीक है। बहुत बड़ा काम यहाँ हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार को जानने के क्रम में, ठीक है। चलो, तो टाइटल से ही क्लियर है। तो इन चारों अनुच्छेदों में कहीं ना कहीं हमें धार्मिक स्वतंत्रता दिखेगी, है ना, कि भारत के नागरिकों को किस प्रकार से, भारत की और बाहर के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में दी गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 पहला अनुच्छेद 25 में किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखें, तो 25 में सीधा सा कहा गया है कि किसी धर्म को के अंतःकरण उसके अबाध रूप से मानने, उसके अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। क्लियर है? देखिए इसको एक बार आराम से, इसको देखिए कि किसी भी धर्म के अंतःकरण करने, उसके अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता सभी को है, ठीक है। चलो, तो इन शब्दों को थोड़ा सा इन पर भी प्रकाश डाल देते हैं कि अंतःकरण मतलब समझ रहे हो? अंतःकरण अपने मन में, है ना, अपने अंतः में किसी भी प्रकार से ईश्वर को आप मान सकते हैं, ठीक है। जब आप ढंग से देखते हैं इसमें ऐसा कहा गया है कि आप ईश्वर और उसके रूपों को किसी भी संबंध में आप मान सकते हैं, ठीक है। ये अंतःकरण है। अबाध रूप से मानने मतलब आप आपकी धार्मिक आस्था जो भी है, जिस भी ईश्वर के प्रति, जिस भी धर्म के प्रति है, तो आप उसकी सार्वजनिक घोषणा करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे आचरण करने, तो आचरण, धार्मिक आचरण कैसा होता है? व्यक्ति कोई पूजा अर्चना कर रहा है ना, कोई परंपरा निभा रहा है, कोई समारोह कर रहा है, तो ये सारे किस में आते हैं? आचरण करने, ठीक है। हाँ, तो उस धर्म को ऐसे मान। और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखा जाए कि किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तित करना इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बस इतना सा, किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तित करना इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जरूर है। यह है आपका आर्टिकल 25, ठीक है। चलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 26 पर, चलें। तो आर्टिकल 25 आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक आध बात आपको और बता देता हूँ अच्छी सी। सर, किसी का जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन करते हैं, वो नहीं कर सकते। कहा, कह तो दिया मैंने कि आपको प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तित करना इसमें सम्मिलित नहीं है। करते तो है, तो आप उसको लेके जाओ न्यायालय में, ठीक है, संबंधित को सजा मिलेगी, ठीक है। चोरी करना भी अपराध, चोरी करते तो हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा के उसको मुस्लिम बना दिया, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है? वो तो स्वयं करे ना, खुद करती है। अरे जबरदस्ती नहीं करवा सकती, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं जिस भी धर्म से हूँ, ठीक है, और मैंने किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार देखा और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे धर्म परिवर्तित करने के लिए भी मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है। जबरन नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है जी, हाँ, खुद की इच्छा से करो, कुछ भी मानो आप, अंतःकरण की अबाध रूप से मानने की, समझ रहे हो ना, हाँ, ठीक है। आचरण प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। आप भी धर्म परिवर्तित कर लो, खूब प्रचार प्रसार करो, कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपको यही लक्ष्य है तो करते रहो। कई लोग इस पर लगे हुए हैं, कई लोग अपना जीवन छोड़ देते हैं, है ना, गृहस्थ छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, है ना, और वो उनका जीवन उसी में लग जाता है कुल। चलो, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के धर्मांतरण की इसमें स्वतंत्रता नहीं दी गई, ठीक है। चलो, तो इसमें इसकी वो भी है, जैसे आप सारी स्वतंत्रता आपको दे दी, आप अंतःकरण करिए, बाध रूप से मानिए, आचरण करिए, हाँ, सीमाएं भी है, ठीक है ना, इसकी सीमाएं भी है। सीमाएं क्या है सर? जैसे लोक व्यवस्था,
लोक व्यवस्था, नैतिकता और आप देखेंगे स्वास्थ्य। ठीक है, चलो समझ में आ गई क्या बात। जैसे लोक व्यवस्था के तहत अमरनाथ यात्रियों को सम्मेलन की रोक भी दिया, तो हमने ऐसा नहीं किया कि उनका आचरण से रोक दिया, नहीं, लोक व्यवस्था के तहत है या उनकी सुरक्षा के लिए हो गया, है ना। तो लोक व्यवस्था में आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए कोरोना में कई मंदिरों को बंद कर दिया, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम उनके धार्मिक आचरण करने से रोक रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अगर आप अधिकार भी दे देंगे तो उसमें इफ बट भी रहते हैं, सीमाएं रहती है, तो उनको गिनाना आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो केस ही केस, आए दिन केस ही केस होंगे, मूल अधिकार वही केस। और शुरुआत जब आए तो खूब चला है सिलसिला, ये सिलसिला खूब चला, और विशेषकर हम देखेंगे आगे चल करके कि संपत्ति के अधिकार में इतना चला कि उसको हटाना ही पड़ा मूल अधिकार से। तो उसको क्यों हटाना पड़ा कि उस पर केस ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, आए दिन केस है। तो ये है ना, राज्य जो है जनहित में या लोक कल्याण में इनको नियमित कर सकता है, इन स्वतंत्रताओं को। ठीक है ना, थोड़ा सा इनको प्रतिबंधित कर सकता है, तो करता भी है। ठीक है, 25 में एक दो बातें मेरे को और अच्छी ध्यान में आ रही है अभी, कि इस 25 आर्टिकल में ही गिनाया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई ना उसमें गिनाया गया कि जैसे कृपाण धारण करने और लेकर चलना सिख धर्म। ठीक है, हाँ ठीक है, सिंधी भी एक धर्म होता है ना। हाँ, झूलेलाल वाला, हाँ बोलो। केस कंगा, हाँ क वाला है ना। चलो ककार, तो हम बात कर रहे थे सिख धर्म में क्या शामिल है। कृपाण धारण करना, लेकर चलना। ठीक है ना, लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। एक चीज़ ये भी उसमें बंद किया गया, बताया। ठीक है, और एक चीज़ ये थी कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, इसको सुनना, लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो वो ठीक बात है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए राज्य जो है हिंदुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को उसके सभी वर्गों के लिए खोलेगा। समझ रहे हो बात को, ये कहा गया क्योंकि हिंदुओं में काफ़ी ये देखने को मिला, इसीलिए उपबंध भी है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को उसके सभी वर्गों के लिए राज्य खोलेगा। ठीक है, हाँ तभी खुली भी है। सबरीमला मंदिर को आपने देखा अभी। ठीक है, शनि सिंगणापुर का भी सुना होगा, है ना, जहाँ औरतों को प्रवेश नहीं था, है ना। तो उसके यहाँ पर लिंग का मामला था, लेकिन जैसे वहाँ पर क्या कहा गया कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसको जो कहीं पिछड़ी जातियाँ और दलितों के लिए बंद थे कई मंदिर, है ना, तो उस संदर्भ में आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो कृपाण धारण करने और लेकर चलने को सिख धर्म का अंग माना जाएगा। दूसरा जो हमने अभी वो बात की, उसमें इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है। वहाँ जो हिंदू कहा गया ना, उस हिंदू का मतलब क्या, सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित है हिंदुओं के साथ। ठीक है, सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित हैं। क्लियर, ये है आपका आर्टिकल 25। ठीक है, जितनी अच्छी बातें इसमें हम कर सकते थे हमने की। एक नज़र इस पर डालिए, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अगर इन बातों को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो फिर हो सकता है आपको कभी आकस्मिक याद आया, आप नहीं बोल पाए, वो ठीक है, लेकिन आप प्रश्न उस पर कर देंगे, इतनी गारंटी है। ठीक है, तो आप इस पर जाइए कि आप इसको समझ के निकलें। 25 में क्या है, हाँ ठीक है, अंतःकरण उसको अबाध रूप से मानने, किसको, धर्म के अंतःकरण उसके अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी व्यक्ति की धर्मांतरण की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। ठीक है ना, आप इस व्यक्ति का धर्म बदल दे, ऐसा नहीं। सीमाएं क्या है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के पे बात जब आए तो इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है ना, हाँ, तो इसमें दो बातें भी अच्छी भी नहीं, जैसे कृपाण धारण कर सकते हैं तो सिख धर्म का हिस्सा माना जाएगा, ये है ना, अंग माना जाएगा। और हिंदुओं में सिख, जैन, बौद्ध सम्मिलित है। वो जो बात कही थी कि हिंदुओं राज्य जो है हिंदुओं की इन संस्थाओं को सभी के लिए खोलेगा। ठीक है ना, ताकि सामाजिक हिंदुओं के लिए कहा गया ना। देखो जैसे मुस्लिमों में क्या, मुस्लिमों में जातियाँ नहीं होती,
उस समय एट दैट टाइम और अभी भी मुस्लिमों में क्या जातियाँ नहीं है, तो उनमें वो प्रतिबंधित है भी नहीं, ठीक है ना। हिंदुओं में क्या है कि कई जातियों में बटा हुआ, और दलितों के लिए उस समय बहुत ज़्यादा था, अब तो लगभग कम हो गया, तो कई जातियों के लिए स्पेशली मंदिर बनता है, ठीक है। तो सार्वजनिक कहा गया है, सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को। अभी जैसे मैंने मेरे घर पे मंदिर बना लिया, मेरा घर 1 बीघे पे मैंने मंदिर बना लिया, उसमें वो मेरा निजी मंदिर है, तो उसमें अगर सबको अलाउ कर देंगे फिर मेरी प्राइवेसी कुछ रही नहीं, मेरे घर में सबका आना जाना हो गया। उसके लिए नहीं, सार्वजनिक हिंदू है ना, हिंदुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को, ठीक है। चलो इसको समझना। तो ये आपका है अनुच्छेद 25, क्लियर है। चलो, और रिवीजन भी कर रहे हो घर पे सब, ठीक है। अनुच्छेद 25 के बाद हम चलते हैं 25 के बाद 26 में। इसमें दी गई है आपको धार्मिक संस्थानों की स्थापना, और प्रशासन की स्वतंत्रता। धार्मिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन या प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है ना। वहाँ पर जैसे प्रबंध लिख रखा है ना, और उनके, हाँ ऐसा कोई नहीं, आप शब्द से नहीं जाए तो भी ठीक है, और उनके प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। चलो, ये है आपका आर्टिकल 26। इसमें 2-4 बातें इन्होंने गिनाई, जैसे पहली तो यही है कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं, है ना। स्थापना और प्रशासन का अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता है। एक बात तो ये गिनाई। दूसरी बात ये गिनाई कि धार्मिक कार्यों, ये तो संस्थान बनना है ना, संस्थान स्थापित करना, उनको चलाना। दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध, धार्मिक कार्य आप समझ गए ना, धर्म से रिलेटेड कोई कार्य करना, हाँ ठीक है, के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और आप देखेंगे तो धार्मिक उद्देश्य के लिए चल अचल संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, ठीक है। चल अचल संपत्ति, चल अचल समझते हो आप लोग, समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, अरे ऐसी संपत्ति जो चलती है, ऐसी संपत्ति जो नहीं चलती है। वो तो इतना शब्द इतने सामान्य है, हम लोग जानबूझ के, मेरे को खुद को भी परसों समझ में आया नॉन क्रिमिनल क्या होते हैं, ठीक है। हम जब जाति प्रमाण पत्र अभी बच्चे बनाते हैं, सर नॉन क्रिमिनल में आते हैं, हम क्रिमिनल में आते हैं, हम नॉन क्रिमिनल में, तो इतने शब्द ईजी, हम लोग जबरदस्ती उनसे डरते हैं। चल अचल संपत्ति क्या है? ऐसी संपत्ति जो चल सकती है, मूवेबल है ना, जो मूवेबल है चल सकती है ना, जो नहीं चल सकती अचल संपत्ति। जैसे आपका खेत नहीं चल सकता, आपका घर नहीं चल सकता, वो अचल संपत्ति में आता है, ठीक है। हाँ, पैसा चल सकता है ना, चल संपत्ति में है, बस सीधी सी बात है। तो चल अचल संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, ठीक है। चलो, और अंतिम है विधि के तहत संपत्ति के प्रशासन की स्वतंत्रता। और आपने जो चल अचल संपत्ति अर्जित की, उसको विधि के तहत उसका प्रशासन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोशिश करना कि इन नंबर्स, आर्टिकल के नंबर्स जो हैं वो आप कहीं ना कहीं लिंक कर बैठे अपने दिमाग में, है ना, ठीक है। तो ये कोशिश आप करिए, देख लीजिए इसको छोड़ रहे हैं हम लोग। धार्मिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंध की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है, ठीक है। पहला तो धर्म को मानिए, उस धर्म के लिए आप धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें 2-4 बातें गिना दी कि आप धार्मिक संस्थान
स्थापित करिए, उसको चलाइए, ठीक है। वहाँ पर होने वाले कार्यों की प्रबंध भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कार्य करेंगे तो पैसा भी चाहिए, तो चल संपत्ति आप अर्जित कर सकते हैं, और आपने जो संपत्ति अर्जित की उसको आप प्रशासन विधि के तहत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 26। कोई ज़्यादा जटिल बात इसमें है नहीं, है क्या? नहीं, ठीक है। अगला अनुच्छेद आपका है 27। इसकी भी सीमाएं वही हैं तीनों। 26 की सीमाएं वही हैं, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, ठीक है। हाँ, ठीक है। धार्मिक संस्था ने स्थापित किया है, स्वास्थ्य पे बात आ गई, लोक व्यवस्था की बात आ गई, तो उसको बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ। 27 अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है आपका? धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसको इजी वे में देखना, ज़्यादा जटिल मत बनाना, इसको आराम से। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा मतलब लिखते बाद में समझ लीजिए, राज्य को यहाँ पर निर्देशित किया गया संविधान में। ये सारी बातें किसके लिए? राज्य को भी कहा, नागरिकों को तो अधिकार दे दिया, ठीक है। तो राज्य के लिए कहीं ना कहीं निर्देश ही है ये, है ना, कि स्वतंत्र नागरिक इसके लिए। क्योंकि अगर राज्य चाहता है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि हो तो उसके लिए वो कर नहीं लगा सकता। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना, कर नहीं लगा सकता, इतनी सी बात है। अब इसको थोड़ा सा विश्लेषित करके दे रखा है। कर समझ रहे हैं, टैक्स। तो थोड़ा सा इसको और खोल के समझे तो कहा गया है कि राज्य किसी धर्म विशेष के उत्थान, रख रखाव हेतु या विकास समझ सकते हैं ना, कर नहीं लगा सकता, कर नहीं लगा सकता। तो राज्य को मना कर दिया, ठीक है। समझ के बात को। दूसरा इसी बात को कहा गया कि कर नहीं लगा सकता, या कर द्वारा अर्जित धन को भी किसी धर्म विशेष के उत्थान और रखरखाव के लिए आप खर्च व्यय नहीं कर सकते। समझ रहे हो? बाकी वही गोड़ा गोड़ी वाली बात हो जाती। कर नहीं लगा रहे हम तो कर में आए, उसको कर रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही पक्ष आप समझिए, ना तो आप कर लगा सकते हैं और ना ही कर से एकत्रित धन को किसी धर्म विशेष के उत्थान रखरखाव के लिए व्यय कर सकते हैं। इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। ये कहा गया, ठीक है। सताते कौन है? कौन सताते? कर ही सताते हैं। तो 27 में क्या है? कर की बात है, ठीक है। चलो, तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर है ना? तो क्या कहा? राज्य किसी धर्म विशेष के उत्थान रखरखाव हेतु कर नहीं लगा सकता, ना ही कर द्वारा एकत्रित धन को किसी धर्म विशेष के उत्थान रखरखाव के लिए व्यय कर सकता, ठीक है ना, नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, टेक्निकली थोड़ा समझते हैं भाषा को। किसी धर्म विशेष के लिए, तो खाली एक धर्म अतिश नहीं कर सके, सभी के लिए कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो कभी कथनों मत उलझ जाना, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कर सकता, एक अतिश नहीं कर सके, सबके लिए कर सकता, ठीक है। चलो, इसमें थोड़ा सा और ये भी देखना, कर लगाने से पाबंदी है, शुल्क लगाने से नहीं है। कर और शुल्क में अंतर आप समझ रहे होंगे। शुल्क तो आप कुछ सुविधाएं दे रहे हो, उसके बदले कुछ ले रहे हो, शुल्क में आ जाएगा। समझ रहे हो? आप मान लो इस कोचिंग पे आपसे फीस ली जाती तो आपके लिए कर नहीं था, आपके लिए शुल्क था, ठीक है ना। तो करों से मुक्ति है, शुल्क से नहीं है। इस बात को नोट लगा के लिख देना। इस आर्टिकल में करों से मुक्ति है, शुल्क से नहीं है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल तीर्थ यात्रियों से शुल्क लगा सकते हैं कोई किसी भी स्थान विशेष पर, समझ रहे हो? हाँ, ताकि उनको धर्म निरपेक्ष प्रशासन उपलब्ध कराया जा सके, उसी शुल्क से उनको सुविधाएं दी जा सके, है ना। नहीं तो डायरेक्ट सुविधाएं दोगे तो फिर वो भी आरोप लग जाएगा आप पर, क्या आप राज्य की संपत्ति को एक धर्म विशेष के संरक्षण के लिए दे रहे हैं, है ना।
ठीक है, कर लगाने से स्वतंत्रता है, शुल्क से नहीं। तो ये आपका है आर्टिकल 27, बहुत ही सीधा और बहुत ही बेचारा सरल, और ये तो आपको याद होना ही चाहिए। 27 में क्या है, क्या सताता है, कर सताता है, ठीक है ना, तो नहीं सताएगा वो, स्वतंत्रता दे दी आपको, ठीक है। तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता है। अब सोते जागते भी बोल सकते हैं इनको, थोड़ा सा इनको है ना, जितना बोलेंगे आप लोग, जितना बोलेंगे आप उतना आपको सही होगा, ठीक है। ये टॉपिक है, आपको 7 दिन तक ये मौलिक अधिकार चल रहा है, तो आप इसको 7 बार पढ़ सकते थे, इसको आप 7 बार कर सकते थे, और 7 बार में तो आप फिर कभी भूल ही नहीं सकते थे। अभी भी आप लोगों ने ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया, आगे जितना सिलेबस है, जितने दिन तक टॉपिक चले उसको रोज़ देखिए, 1-1.5 घंटा लगता है, और क्या दिक्कत है, मज़ा आ जाएगा जीवन का। और देखते ही देखते आपको पारंगत हासिल हो, पारंगत बन जाएंगे आप लोग एक एक टॉपिक में, है ना। और यही आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, और कुछ नहीं, और कोई जड़ी बूटी नहीं आती, ठीक है। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, अच्छा स्कोर करते हैं, वही उनकी इतनी सीटिंग और इतना एक टॉपिक को देख लेते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा उसके लिए फेमिलियर हो जाते हो, है ना। इसको आप पकड़ लेना। आर्टिकल 28, क्या है आर्टिकल 28 में, चलो सुनो, धार्मिक, तभी तो मैं कहता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इसको देख करके आइए। जैसे आपको कल आइडिया था कि सर कल की क्लास में क्या होने वाला है, आपको पता था, ऐसा नहीं पता था, तो आपको ये तो पता था कम चलेगी क्लास, ज़्यादा चलेगी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता तो कम से कम तो पढ़ाएंगे ही सही। तो 4 अनुच्छेद तो देख के आते हैं, देखा, चलो कोई नहीं, ठीक है, देखना ज़रूरी है ना, लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। चलो इस पर भी बात करेंगे कैमरा ऑफ होने के बाद, ठीक है। चलो, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ठीक है। और कोरोना से तो क्या कि सभी शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, है ना। आओ मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा मत दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, आपका साल बिगड़ने नहीं देंगे। हाँ, और जो बच्चे फेल होने के घर पे थे उनके पास रिजल्ट है 90% का, है ना। हाँ, भविष्य में कोई बच्चा ऐसा भी आपको केस देखने को मिलेगा कि वो लारी खींच रहा है, उससे आपने पूछ लिया तेरे 10% कितने हैं, वो कहेगा मेरे तो 92% है, ठीक है। तो ये काफ़ी ख़राब स्थिति रही इस 2 सालों में, ठीक है। आगे बढ़े, तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो मूल भाव का समझ गए कि किसी भी संस्थान में अगर धार्मिक शिक्षण कराया जा रहा है ना, तो किसी भी कौन कौन से शब्दों की व्याख्या भी है आगे, ठीक है ना, सारे नहीं, तो उनमें आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें या नहीं करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं गिनाई, इस आर्टिकल में 4 टाइप की शिक्षण संस्थाएं गिनाई। पहला, राज्य द्वारा प्रशासित, पूर्ण रूप से राज्य द्वारा प्रशासित, जिनका प्रशासन पूर्ण रूप से राज्य चलाता है, ठीक है। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्लियर है। चलो, फ्रेम बनाना, फ्रेम, ठीक है। एक प्रकार का शिक्षण संस्थान तो वो है जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रशासन किसके हाथ में है, राज्य के हाथ में, ठीक है। दूसरा टाइप का जिसका प्रशासन तो राज्य चलाता है, प्रशासन राज्य चलाता है, ठीक है, किंतु उसकी स्थापना किसी न्यास के तहत हुई है, किसी विन्यास के तहत हुई, ठीक है ना। वहाँ पर धार्मिक शिक्षण कराया जा सकता है, उसकी स्थापना राज्य ने नहीं की है, ठीक है ना, किसी विन्यास ने की, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। आगे 2 प्रकार के ऐसे शिक्षण संस्थान है, सुनिए, जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और राज्य से वित्तीय सहायता लेते हैं। एक केवल मान्यता प्राप्त है, वित्तीय सहायता नहीं लेते, ठीक है। इन दोनों ही जगहों पर धार्मिक शिक्षण स्वैच्छिक है, हाँ, ठीक है ना, वहाँ पे विकल्प दिया जाता है, स्वैच्छिक है, ठीक है। दोनों प्रकार के आप लिख सकते हैं, राज्य से मान्यता प्राप्त, राज्य से मान्यता प्राप्त
और चौथा है राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले, है ना। यहाँ पर दोनों ही पर क्या है, धार्मिक शिक्षण क्या है, स्वैच्छिक है। धार्मिक शिक्षण स्वैच्छिक है, ठीक है। स्वैच्छिक का मतलब समझ गए? हाँ, शिक्षा ग्रहण करने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर विद्यार्थी अल्पवयस्क या इसको कहें अवयस्क है, नाबालिग है, तो उसके संरक्षक से सहमति प्राप्त होना अनिवार्य है, ठीक है। धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसके संरक्षक की सहमति अनिवार्य है। समझ गए बात को? कौन? जबरन नहीं दे सकता ना, समझ रहे हो, जबरन नहीं दी जा सकती, ये बात है, ठीक है। उसकी सहमति अनिवार्य है, ठीक है। जैसे तृतीय भाषा आपने सरकारी विद्यालयों में देख लिया आपने, हालांकि वो धार्मिक विषय नहीं है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के सिखा रहा हूँ। तृतीय भाषा में भी क्या है, विकल्प दे दिया ना बच्चे को, नहीं दिया, दे दिया बस, ठीक है। किसी को संस्कृत लेनी, किसी को उर्दू लेनी है, ले पढ़ो मस्त, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही इसमें है, विकल्प है, ठीक है। तो मतलब तो ये आपका है अनुच्छेद 25 से लगा के 28 का एक अच्छा रोचक विवरण। समझ में आ गया पूरा? हाँ, इसको हम देख करके निकलते हैं। और क्या है इसका टाइटल देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बात पूरे धर्म की होगी, तो सबसे पहले धर्म को मानो। तो सबसे पहले 25 में क्या है, धर्म को मानिए, अंतःकरण के उसको आबाद रूप से मानिए। पहले धर्म को देखिए अंतःकरण में आप क्या जानते हैं, उसको आबाद रूप से मानिए, उसका आचरण करिए, प्रचार प्रसार करिए, ठीक है। बस इतना, उसके बारीकियों पे फिर आप घर जाके देखिए, ठीक है। 26 में क्या है, धर्म मान लिया तो धर्म के लिए संस्थान स्थापित करिए, इतना ही पर्याप्त है। संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है, बस, ठीक है। फिर 27 में करों से आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। चलो फिर 28 में धार्मिक शिक्षा से उपस्थित होने से स्वतंत्रता है, ठीक है। चलो ये आपका हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता। और इसके बाद अगला आता है आपका आर्टिकल 29 और 30 को हम पढ़ेंगे, और उसका टाइटल है आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। यही है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, है ना। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यही है ना। चलो इसको देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। तो नाम से क्लियर तो हो रहा है, पहले थोड़े से टाइटल को आप देख लीजिए। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया, ठीक है। चलो तो इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 29 को, ठीक है। तो इसमें सीधा सा कहा गया है, क्या हो, कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक संख्यों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है। तो 29 में आप देखेंगे, 29-30 में दोनों में ही यही बातें हैं, क्या? हाँ, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड ही है, ठीक है। उनकी शिक्षा और उनकी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए बातें कही गई है ना। एक मूल समझ बनानी है इस अनुभाग के बारे में, ठीक है। तो अल्पसंख्यक के लिए ही मान सकते हैं, लेकिन जब इसकी भाषा शैली पर आप जाएंगे, इसके विस्तार में जो कहा गया है वो ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों किसी अनुभाग, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग, ये कहा गया, समझ रहे हो मूल रूप से, ये कहा गया
तो किसी अनुभाग, नागरिकों का अनुभाग, छोटा समूह, तो हाँ, तो उसमें यहाँ केवल इसमें सही व्याख्या इसकी की जाए तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है। हाँ, तो भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को, ठीक है, अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। समझे हो? ठीक है। हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को, ठीक है। तो यहाँ हम जब इस शब्द की वास्तविक व्याख्या करते हैं कि अनुभाग, नागरिकों का अनुभाग, तो सीधा सीधा अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इसमें दोनों ही सम्मिलित हैं, ठीक है। चलो, तो अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। तो यही बात है और इसमें कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी है और इसमें ये भी कहा गया कि राज्य द्वारा पोषित संस्थान में एक बात और ये कही गई कि राज्य द्वारा पोषित संस्थान में भारत के किसी नागरिक को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। एक बात तो ये थी कि नागरिकों के किसी अनुभाग को, ठीक है ना, नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी, ये समझ लीजिए सबको ही है ना, क्या सबको एक अधिकार दे दिया गया अपनी शिक्षा और संस्कृति में, क्या कि अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को आप संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, सबको अधिकार है। फिर देखोगे आप आगे चल करके इसी में एक बात गिनाई गई कि राज्य द्वारा पोषित संस्थान में, किसी का निजी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन राज्य द्वारा पोषित संस्थान में किसी नागरिक को, भारत के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यही आपका आर्टिकल 29, ठीक है। कोई ज़्यादा जटिलता इसमें रही है नहीं, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे तो आर्टिकल है आपका 30 या 30। तो 29 में आपको कह दिया कि आप बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखिए, ठीक है। और 30 में कहा गया, हाँ 30 में ही कहा गया, हाँ संस्थान का निर्माण करिए, है ना। तो यही कहा गया। तो कई बार क्या है, मैं कहीं और चल रहा होता हूँ ना, तो आप मुझे वहाँ से एकाएक खींच लेते हैं, ठीक है। तो कई बार मेरे लिए असहज होता है आपके बीच में रहना, वहाँ पे वापस लौटना, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो 30 में ये कहा गया, धार्मिक संस्थान जो आप कह रहे थे उसका निर्माण, स्थापना, उसी को मैं अच्छे शब्दों में बताने के लिए सोच रहा था कि क्या ऐसा कहूँ जो सहज हो जाए, क्योंकि वो भाषा बताने में थोड़ा सा क्या होता है कि नीरसता आती है। जैसे आप कह रहे हो ना कि भाषा हमें याद नहीं रहती, तो वो चीज़ होती है ना। तो वो तो ही है। तो यही कहा गया, देखो धार्मिक या भाषाई आधार पर, धार्मिक, भाषाई आधार पर, धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को, तो यहाँ पे सीधा सीधा अल्पसंख्यक अब कहा गया, ठीक है ना। आर्टिकल 29 में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को
यहाँ से आप उसको आगे ले लीजिए। अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, प्रबंध का अधिकार। ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ आया। समझ गए बात को? चलो, धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, रखेंगे कैसे सुरक्षित के लिए, क्या करें? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की स्वतंत्रता है। ठीक है, ठीक है। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी, लिख लिया होगा आपने? हाँ, के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और हाँ प्रशासन प्रबंध का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक अपने लिए अपनी संस्कृति, बोली, भाषा को संरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं। इतना सा गिनाया गया यहाँ पर। ठीक है, चलो, इसमें और कुछ नहीं है भारी। ये आर्टिकल आपका 30 है। ठीक है, तो इसमें एक बीच में हल्का सा केस है, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता। कोई मलनहार जो सीरियन कैथोलिक कॉलेज था एक, उसके सेक्रेटरीट का एक केस है ना, सेक्रेटरीट ऑफ मलनहार सीरियन कैथोलिक कॉलेज का। वो भी एक ऐसा ही संस्थान था, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान था। तो उस इन्हीं अधिकारों को लेकर के वो न्यायालय गया, तो वहाँ से बंद किए गए कि क्या क्या कर सकता है। तो न्यायालय ने कुछ व्यवस्था दी, सुनिए, लिखना नहीं है, कि वो अपना इसको चलाने के लिए बोर्ड गठित कर सकता है ना। दूसरा, उसके लिए स्टाफ के लिए अपने प्रबंधों के अनुसार उनकी भर्ती कर सकता है ना, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। अपनी पसंद के अर्हक विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकता है, उन पे सुसंगत शुल्क लगा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे कुछ प्रबंध किए गए। तो वो क्यों बातें हैं, ले देखिए, उन्हीं बातों को दोहराना है। तो न्यायालय ने वहाँ स्थिति स्पष्ट की, ये संस्थान चलेंगे कैसे, ये बात है। अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है ना, वही है। ठीक है, लेकिन अब देख लो, अल्पसंख्यकों ने संस्थान चलाए हैं अपने, कोई किसी अल्पसंख्यक ने, किसी भी अल्पसंख्यक ने, जो भाषाई आधार पर है या धार्मिक आधार पर। अल्पसंख्यक 2 आधार पे होते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, संकीर्णता में सोच लेते हैं कि धर्म के आधार पर। ठीक है, जैसे आपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मानना सुना होगा, या जैन माइनॉरिटीज़ को सुना होगा, आते हैं ना? हाँ, नहीं आते? आते हैं। तो उसी आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस इतना सही है। तो कोई अल्पसंख्यक ने, समुदाय ने ये खोला है शिक्षण संस्थान, तो राज्य उसके साथ क्या कर सकता है? तो कभी ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा मैं आपको उपबंध बता रहा हूँ, कभी ज़रूरत पड़ी राज्य को कि वहाँ पर शैक्षिक मानक स्थापित करने हैं, समझ रहे हो, शैक्षिक चरित्र और मानक स्थापित करने हैं, तो वहाँ पर भी इनको थोड़ा सा वो क्या कर सकता है, आदेशित कर सकता है, विनियमित कर सकता है। समझ रहे हो? तो इतना सा है। ठीक है, आर्टिकल 30 में कोई भारी काम है। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो जाता है, ये तो बड़ा इजी था। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, पहले आर्टिकल में आपने देख लिया सभी को क्या है, अपनी लिपि, बोली, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, दूसरे में आपने देखा होगा सामान्य समझ, दूसरे में क्या है कि अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों के लिए, इसको समझिए, ध्यान रखिए, या धार्मिक और भाषा आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी ये बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। ठीक है, इसमें एक बात और अच्छी है जो आपको वास्तव में लिख लेनी चाहिए कि देखो, ये संस्थान तो है, राज्य इनको कुछ नहीं कर रहा है, ये कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य किसी संस्थानों को, दूसरे वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता अगर देता है, तो इन संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इनको भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात लिखी है। किंतु राज्य यदि अन्य शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है, किंतु राज्य यदि अन्य शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है, तो क्या होगा, तो
उपयुक्त संस्थानों, उपयुक्त समझ गए, ऊपरी उक्त है ना, यण संधि हो रही, ऊपर कहे गए, ऊपर बताए गए, उपयुक्त संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अणाने भी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा शिक्षण संस्थान अगर आप 5 रुपये दे रहे हो तो अणाने भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलो 5 के 5 नहीं, लेकिन देने तो पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो इनमें हमने लगभग सब देख लिया। अब आप यूँ देखोगे तो मौलिक अधिकार लगभग हो गए, एक और बाकी है, कहीं 5 बाकी है, एक काम बाकी है। चलो ठीक है, 5 बाकी है ना, चलो कई सारे रचना बाकी है, पर हम इसको कर लेते हैं। हमने लगभग देखिए आर्टिकल 30 तक पढ़ लिया, ठीक है। 12 से लगा के 30 तक, तो कितने हो गए? 19 आर्टिकल हो गए ना, 19। तो पढ़ने 5 ही हैं, तो इनको आप 5 पढ़ लीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपकी समझ इसमें बन जाएगी, ठीक है। समय समय पर इसका रिवीजन करिए, और सबसे अच्छा कि इस पर टॉपिक वाइज प्रश्न, हाँ क्वेश्चन का सामना करिए। और आप लोग प्लीज़ सभी इस टॉपिक को ख़त्म होते वक्त मैं आप आगे अलग से नहीं कहूँगा, कोई सोना मत, एक्टिव रहिए। आपकी एक्टिवनेस सामने उस दिन आ जाएगी जब आपका टॉपिक ख़त्म हुआ और मैं आपसे कहूँगा पेपर, आप कहोगे मेरा घर पे पड़ा है, मेरा 2 प्रश्न इस लिख के यार हैं, पेन ख़त्म हो गया था। ऐसे बहाने नहीं आने चाहिए। कई प्रकार के बहाने बच्चों के आते हैं, सर मैं तो लिख रहा था, पेन ही ख़त्म हो गया, है ना। तो संसार के सारे पेन ख़त्म नहीं होंगे, है ना, सारे संसार के सारे काम आपके आड़े नहीं आएंगे। तो लगे रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए। जितना किसी टॉपिक को पढ़ते हुए क्वेश्चन देखते जाएंगे, उतना उस टॉपिक में सहज महसूस खुद को करेंगे। प्रश्नों का सामना कर लीजिए, तो सारा डर उस टॉपिक से चला जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो सबका प्रश्न पेपर आप लाएंगे, कम से कम 10 प्रश्न कम से कम, और ऐसा टॉपिक इसमें अथाह क्वेश्चन बन सकते है ना। तो 10 क्वेश्चन कम से कम, ज़्यादा आपकी इच्छा है ना, साफ़ सुथरा लिख करके लाइए और अच्छा टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलो आगे समय देख लीजिए, अगर हमारे पास समय उपलब्ध है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। 5:15 है, चलो आर्टिकल 31 कर लेते हैं, क्योंकि समय बड़ा मुश्किल से मिलता है। हाँ, तो आर्टिकल 31 पे मैं बात करूँगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसको तो हटा दिया, लेकिन हटा दिया है, लेकिन इसमें से कुछ बात हटाइए, इसको देखते हैं अच्छे से। अनुच्छेद 31 था, ठीक है। तो इसको आप टाइटल दे दीजिए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, ठीक है। देखो बात क्या थी कि मूल संविधान में आर्टिकल था 31। हाँ बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली कि आपको वहीं से बात करते हैं कि मूल संविधान में क्या था। अनुच्छेद था 19(1) च या एफ, एक ही बात है, च भी छठो इस वर्ण है हिंदी वर्ण में, ठीक है। चलो तो ये था, इसमें क्या कहा गया था, संपत्ति के अर्जन, उसके अधिग्रहण और उसके बेचने का अधिकार, यही था। संपत्ति के अर्जन मतलब कमाना, उसको अधिग्रहण मतलब उसको अपने कब्जे में रखना, और उसको बेचने का अधिकार, ये था, ठीक है। और एक था 31, इसमें क्या था, इसमें था नागरिक और गैर नागरिकों को अपनी संपत्ति से वंचन के खिलाफ अधिकार था। इसको आराम से समझाऊंगा मैं, इसको लिखो आप लोग एक बार। मूल संविधान में इसको अच्छे से लिखिए आप, 31 पूरा निकाल के ही चलेंगे, फिर हमारे पास यही रहेंगे 4, है ना। अगली क्लास में इसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो मूल संविधान में क्या था, संपत्ति का अधिकार 19(1) च में और 31 में वर्णित था, ठीक है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद 19(1) च और 31 में वर्णित था ना। हाँ तो थोड़ी गति से लिखिए। वर्णित था ना। तो अब देखो 31 च में क्या था, उस प्रावधान को लाइन छोड़ के घर पे लिख सकते हो, समझ लीजिए क्या था। संपत्ति के अर्जन, अधिग्रहण और बेचने या उसके निपटान का अधिकार था, ठीक है। 31 में क्या था, नागरिक, ये लिखिए, नागरिक और गैर नागरिकों को, नागरिक और गैर नागरिकों को
अपनी संपत्ति से वंचन, ये शब्द पहली बार होने हुए हैं। वंचन, कंचन तो सुना, वंचन नहीं सुना। बच्चे शब्द कैसे सीखते हैं? बच्चे शब्द कैसे सीखते हैं, है ना? उन्हें आपने देखा विधि है शब्द सिखाने की बच्चों को, है ना? उस जैसे ही वर्ड और तैयार कर लेते हैं वो, है ना? हाँ, कैसी स्वर साम्य, कैसी विधि है? मतलब कि ध्वनियों की साम्यता, ध्वनि की साम्यता वाली, है ना? चलो, तो कंचन वंचन क्या था कि नागरिकों, गैर नागरिकों को अपनी संपत्ति से वंचन के खिलाफ अधिकार था। ठीक है, अब सुनो इसको। किसी भी नागरिक, जैसे मैं भी नागरिक हूँ, ठीक है, मेरी संपत्ति है मारकर, ठीक है, तो मोदी जी वहाँ से नहीं कह सकते मारकर ले लिया जाए। ये मेरी संपत्ति से मेरे को वंचन नहीं कर सकते हो, है ना? ये मौलिक अधिकार में था। ये वंचन मतलब उस संपत्ति से उसको छीनना, उससे वंचित करना, वंचित करने की प्रक्रिया वंचन, सीधा उसको नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में था। और मौलिक अधिकार में दे तो दिया, संविधान निर्माताओं ने, काफ़ी अच्छी बात भी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ समाजवाद है, हमने बात भी की थी संविधान की विशेषताओं में, लेकिन निजी संपत्ति को हम मान्यता देते हैं ना, मूल अधिकार में भी था। पर हुआ क्या, जब भारत के एकीकरण की बात आई, लोकतंत्र को लगाने की बात आई, लोकतंत्र स्थापित ऐसे राज्य में जहाँ लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पर 565 से के बराबर लगभग सरकारें थी, उन सरकारों को समाप्त करके, उसमें राजतंत्र और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके जब लोकतंत्र और निजी संपत्ति को देने की बात आई, तो बहुत जटिल कार्य था, समझ रहे? अब एक नागरिक, एक जमींदार है, जो सारी जमीन किसके पास? जमींदार के पास, है ना? तो संपत्ति तो कानून भी बनाया गया, जो भी था मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा में उससे नहीं हूँ, अपडेट नहीं हूँ, कि उसमें लिमिट बनाई गई, इतने ज़मीन से ज़्यादा किसी की निजी नहीं हो सकती। तब ज़मीन छीननी पड़ी, तो कई सारे केस होंगे, राज्य उनसे ज़मीन छीन रहा था, है ना? तो बस कुछ लोगों के पास ही हो जाती है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो कुछ लोगों के पास ही हो जाती है। तो तब ये फिर इतने ज़्यादा केसेस हुए कि संपत्ति के अधिकार को क्या करा गया, मूल अधिकार से हटाया गया, और फिर वहाँ पे ले गया कानूनी अधिकार, 300 क, है ना? वो कानूनी बनाया गया, मतलब विधि के अनुसार वंचित किया जा सकता है, ठीक है, कानून के तहत ही वंचित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सरकार ऐसे ही बोले, कोई भी सरकार है बोली और खत्म ले गई। विधि के अनुसार विधायक कानून बने उसके लिए, और कानून के तहत वंचित किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, फिर काफ़ी सारे केसेस आए, तो फिर उनको फिर डालना पड़ा नवी अनुसूची बना करके कि इन पर इनकी न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब ये नवी अनुसूची का दुरुपयोग होने लगा तो फिर न्यायालय ने फिर एक्शन लिया। तो ये काफ़ी चलता रहेगा, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। यहाँ पर पूरे संविधान में आपको जब संशोधन देखेंगे, केसेस देखेंगे, आपको टकराव दिखेगा, है ना? कहीं पे आपको न्यायपालिका की सर्वोच्चता दिखेगी, कहीं पे संसद की सर्वोच्चता दिखेगी, दोनों को शामिल किया गया हमारे संविधान, ठीक है। चलो, तो समझ गए बात को। 19 एक 4 में कहीं हो और 31 में कहीं हो। तो 31 में ये बात थी कि किसी भी नागरिक, गैर नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचन के खिलाफ अधिकार, उसके संपत्ति से वंचन किया ही नहीं जा सकता, ये उसका मूल अधिकार है। तो 32 के तहत कहाँ चला जाएगा? न्यायालय चला जाएगा, है ना? तो ये बात थी। तो इन दोनों को, ठीक है। चलो 31 में आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, लेकिन ये तो था, लेकिन इसमें एक दो बातें भी कही गई थी कि राज्य छीन सकता था, राज्य किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता था। कैसे? पहला, जब ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो। पहला ये कैसे? जब सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसा किया जा रहा हो। समझा? नहीं समझा तो होता है। राज्य किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण तब भी कर सकता था, कब? जब ये काम सार्वजनिक उद्देश्य के लिए रहो। जैसे रेल बिछानी है, तो रेल केवल प्रधानमंत्री के चलने के लिए तो है नहीं, है ना? या केवल मंदिर के लिए चलने के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तो पच गई है, हाँ, अधिग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें उपबंध था, जैसे पैसों की बात आपने कर ली है, इसमें तो आप स्मार्ट लोग हैं सारे, है ना? मालिक को हर्जाना दिया जाए, तब क्या अतिरिक्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि रेल आएगी ही भारत में, ठीक है। चलो, तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसा किया जा रहा हो और मालिक को हर्जाना दिया, ऐसा आर्टिकल भी हम लोगों ने पढ़ लिया जो हट गया संविधान से, ठीक है। अब इसमें और भी बातें, ये हो गया 31। इन दोनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया, वर्तमान स्थिति हम देखना जा रहे हैं, वो देखनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति थी कब? मूल संविधान में ये स्थिति थी, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। किंतु 44वें संवि संशोधन से क्या कर दिया?
इन दोनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया, निरसित कर दिया, है ना। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, कानूनी या विधायी अधिकार बना दिया। क्लियर है? ठीक है, कैसे बनाया, तो इसको यहां से हटा करके इस बात को कहां जोड़ दिया गया, ठीक है, भाग 12 के संपत्ति के अधिकार को लिखना, संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। ठीक है, और क्या कहा गया वहां पर, अब शब्दों में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, अब कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक को या किसी भी नागरिक को कानून के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। समझ में क्यों? ठीक है, किसी नागरिक को कानून के बिना, किसी नागरिक को कानून के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, किसी नागरिक को कानून के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर राज्य को संपत्ति लेनी है, निजी संपत्ति, है ना, तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये आपके सामने है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसमें वर्तमान संपत्ति के अधिकार पर कुछ बातें समझना चाहे इससे, इस अनुच्छेद से, तो क्या है कि कानून के बिना नहीं कर सकता, तो संसद इसमें कुछ बातें हैं, समझ लीजिए, नहीं लिखे तो भी चलेगा, समझ लीजिए। तो संसद इसमें कम, नियमित या इसको पुनर्निर्धारित कर सकती है। ठीक है, दूसरों शब्दों अगर आप समझो तो ये संपत्ति का अधिकार जो है किसके लिए, कार्यकारी कार्यों के विरुद्ध है, विधायी कार्यों के विरुद्ध नहीं है। मतलब कानून के बना के तो इसको हटाया जा सक रहा है ना, ये अधिकार कम किया जा सक रहा है, तो कार्यकारी कार्यों के विरुद्ध नहीं है, कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं। समझ गए बात? कार्यपालिका नहीं कर सकती लेकिन विधायी का कर सकते हैं। ठीक है, विधायी कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है ये अधिकार। ठीक है, एक और अच्छी बात, अगर इस कानूनी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, कानूनी अधिकार में इसका भी उल्लंघन हो जाता है, उल्लंघन किसका नहीं होता, हो जाता है, ट्रैफिक का भी होता है, बैरिकेड्स का भी होता है, उल्लंघन तो सबका होगा। तो ये कानूनी अधिकार, इसका उल्लंघन अगर होता है तो इस स्थिति को आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्या करेगा? इसका अगर उल्लंघन होता है तो 32 के तहत उच्चतम न्यायालय नहीं जाएगा, 226 के तहत तो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, नहीं उच्च न्यायालय। ठीक है, संपत्ति के अधिकार का अतिक्रमण होने पर, उल्लंघन होने पर, है ना, व्यक्ति कहाँ जाएगा, व्यक्ति 32 के तहत उच्चतम न्यायालय नहीं जाकर के 226 के तहत कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। ठीक है, तो रीट दायर करने, जो अगला आर्टिकल आपका 32 है, तो उसमें आप देखेंगे, पाएंगे कि कौन ज़्यादा शक्तियाँ किसको दे रखी है, हाई कोर्ट को। ठीक है, चलो इधर रखना। ठीक है, 32 में हम इसको विस्तृत अच्छे से जानेंगे, बारीकी से। 5 प्रकार की रीट है ना, 32 में जानेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया, ठीक बात है। फिर हमने क्या लिखा कि संपत्ति के अधिकार का अगर अतिक्रमण होता है तो क्या 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में वो नहीं जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार की बात नहीं रही। समझ गए ना बात को? हाँ, तो 32 के तहत व्यक्ति कौन जाएगा उच्चतम न्यायालय, जिसका मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, हनन हो रहा हो, वही जाएगा। बारीकी समझ गए? हाँ, 226 में इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर्स दे रखे हैं हाई कोर्ट को। ठीक है, चलो, तो ये हमने वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को देख लिया। 31 हट गया और 300 कम में चला गया और बदले हुए स्वरूप में चला गया। मौलिक अधिकार था, वहाँ पर अब विधायी अधिकार बन गया, है ना। चलो चलो चलो, लेकिन अब आगे इसको देखना, 31 क, 31 ख और 31 ग ये भी संविधान में जोड़े गए, लेकिन आज हो गया समय बहुत ज़्यादा, तो इसको हम हाँ अगली क्लास में यानी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, 31 क, 31 ख और 31 ग पहले संविधान संशोधन से 31 क और ख है, और 25वें संविधान संशोधन से 31 ग है। उसकी कहानी सुन लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको
हाँ थोड़ा सा फ्रेम बन जाए दिमाग में कहीं ना कहीं। तो 31 ख 31 घ में क्या कहा गया है, क ख ग में यही बात है कि न्यायिक समीक्षा से कैसे बचाया जाए संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो कानून है, पूरा संपत्ति के अधिकार से ही बात है। तो पहला संविधान संशोधन तो आप देखिए कि जब ये 31 हटा ही नहीं था तब क ख कब आ गए थे, हाँ, और ग भी तब भी आ गया था। 31 क ख ग कब आ गए थे, 78 में हटा 31 तो तब तीनों आ गए थे। 51 में पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में जब क और ख आ गए, और तीसरा जो वो 25वां संविधान संशोधन होता है 1971 में जब 31 ग आ गया। तो ख में तो यही कह रखा है कि नवी सूची में जो विषय सम्मिलित हैं उनकी न्यायिक पुनरावलोकन उनका नहीं हो सकता। ठीक है, ग में ये कह रखा है कि 39B नीति निर्देशक तत्वों में 39B है, 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई कानून बना है तो उनसे अगर मूल अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है तो भी वो असंवैधानिक नहीं होगा। समझ रहे हो? तो नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे और 1-2 क्लासों में पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ते हुए हमें समझ में आएगा कि यार राज्य को कहा गया कि ये काम करना। नीति निर्देशक तत्वों में निर्देश दिए गए कि आपके पास जब भी आपकी श्रद्धा हो, मतलब आपके पास संसाधन मिल जाए, ऐसा कहा गया, तो आप लोग ये काम करना। पर हम देखेंगे यार ये काम करते हुए तो क्या हो रहा है, मूल अधिकारों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन और विरोधाभास दिख रहा है, तब ऐसे योग बंद करने पड़े। समझ रहे हो बात को? हाँ, जैसे वहाँ पे महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की भी बात कही है ना, तो हालांकि ठीक है उनके लिए अच्छा दिया जाना चाहिए, लेकिन एक आधार ये भी कई लोग कर दें इसको कि फिर लिंग का भेदभाव ऐसा है ना, तो कई सारी चीज़ें। तो ये तो उदाहरण था, पर यहाँ पे यही कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व 39B और 39C के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर कोई कानून बनाए संसद और वो मूल अधिकार का उल्लंघन करे तो भी वो असंवैधानिक घोषित नहीं की जा सकती। ठीक है, और 31 क में ये कहा गया कि राज्य किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है, वो 1951 में लिया है, लाना पड़ा ना, क्योंकि भूमि सुधार तब से चालू हो गया है ना। काफ़ी शुरू का समय काफ़ी संघर्ष भरा रहा सरकारों के लिए भी, है ना। तो ये ताज होते हैं, ऐसा नहीं कि राज करने के लिए होते हैं, है ना, कांटों भरे ताज होते हैं। तो 31 क ख की थोड़ी कहानी सुन ली, कल इसको पूरा करेंगे, 32 को भी देखेंगे, है ना। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।